ठीक है। तो देखो आज अपने को पढ़ना है जो अपना डाइजेशन में थोड़ा बहुत जो बाकी रह गया वो कौन सा एंजाइम्स कहाँ किस तरीके से काम कर रहा है और एंड प्रोडक्ट क्या है, किस एंजाइम के एक्शन से क्या एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज अपन आज देखेंगे। उसके अलावा फिर अपन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे और उसके बाद अपन एब्जॉर्प्शन शुरू करेंगे। ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में मेनली अपने को देखना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए अलग से सिस्टम है, बाकी सारी चीजें तो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, लेकिन जो फैट है, डाइजेस्टेड फैट है, उसका एब्जॉर्प्शन का सिस्टम अलग है, लिम्फेटिक सिस्टम में चलता है वो। ठीक है, लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और लिम्फ के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो चीज अपन अलग से देखेंगे। चलो आज का अपन शुरू करते हैं यहाँ से। देखो इससे पहले, ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। इससे पहले मैं तुमको डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या क्या काम कर रहे हैं वो बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो एक चार्ट भी तुमको मैं दिखा दूंगा। उससे पहले अपन एक काम करते हैं, चार्ट में तुमको दिखा दूंगा, उससे पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा एंजाइम क्या क्या काम कर रहा है। ठीक है। तो देखो स्टमक के एंजाइम्स तक तो तुम लोग सारे जानते हो, स्टमक के एंजाइम क्या क्या थे और क्या क्या काम कर रहे थे भाई। पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम थे और दोनों का काम था क्या, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, पेप्टोन्स में और प्रोटीएजेस प्रोटियोन्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो तो अपन ने देखा था भाई, उतना तो अपने को पता भी है भाई। डाइजेशन इन स्टमक की बात की थी अपन अपन ने। तो पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस प्रोटियोजेस में चेंज कर रहे थे वो। यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो मैं लिख देता हूँ, देखो प्रोटीन्स पे एक्शन कर रहे थे वो। प्रोटीन्स, पेप्सिन, क्या कर रहा था पेप्सिन, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में चेंज कर रहा है। ठीक है। ठीक है। अब तुम पूछोगे प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स क्या होते हैं। देखो प्रोटीन को जब डाइजेस्ट करते हैं तो वो प्रोटियोजेस पेप्टोन्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और पेप्टाइड्स जो है फाइनली अमीनो एसिड में बदल जाते हैं। फॉर्मेशन भी ऐसी होता है, अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनेंगे, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टोन्स बनते हैं, पेप्टोन से प्रोटियोजेस बनते हैं और प्रोटियोजेस जब यूनाइट हो जाते हैं तो वो प्रोटीन बना लेते हैं। इसी तरीके से प्रोटीन बनते हैं और इसी तरीके इसके रिवर्स ऑर्डर में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो प्रोटीन पे पेप्सिन का एक्शन हुआ, प्रोटीन को पेप्सिन ने किस में कन्वर्ट कर दिया भाई, किस में डाइजेस्ट कर दिया, किस में ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये काम तो हमारा हो रहा था कहाँ, स्टमक के अंदर। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भाई कौन कौन से एंजाइम्स का सीक्रेशन है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को किसका सीक्रेशन मिला था भाई, बाइल जूस का। तो बाइल जूस के अंदर कोई सॉल्ट्स हैं क्या, सॉरी बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम है क्या, जल्दी बोलो। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम है क्या, मैं ऑडिबल तो हूँ भाई, मेरी आवाज तो आ रही है सबको। हाँ, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं है भाई, सीधी सी बात है, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है। तो बाइल जूस की यहाँ हम बात ही नहीं कर रहे अभी, हम बात कर रहे हैं यहाँ एंजाइम, एंजाइम कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि भाई पैनक्रिएटिक जूस की। तो पैनक्रिएटिक जूस में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम थे, कई सारे एंजाइम्स अपन ने डिस्कस किए थे पैनक्रिएटिक जूस में। तो सबसे पहले जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है। देखो स्टमक के अंदर क्या होता है कि सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ प्रोटीन्स प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी वहां पे कुछ प्रोटीन बचा हुआ है। और जो प्रोटीन प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है अभी। अपनी जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वो तब तक एब्जॉर्प्शन होगा जब तक इंटेस्टाइन के लिए, जब तक इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में फूड कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात समझने की कोशिश करना, फॉर एग्जाम्पल हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं राइस खाते हैं, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है या नहीं होता, से यस और नो, सारे बच्चे बोलो। हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसमें स्टार्च कंटेंट होता है या नहीं होता, होता है, होता है। तो भाई वो स्टार्च जो है, स्टार्च भाई हम स्टार्च खा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, उस स्टार्च को पहले तो कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, डाइजेशन में यही तो हो रहा है, स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ग्लूकोज को हम अपने ब्लड में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर वो ब्लड ग्लूकोज जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है।
ठीक है। और अगर अपन दूसरी बात करें कि भाई जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या हो रहा है कि वो वापस से कन्वर्ट होकर के स्टोर हो रहा है भाई, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है। ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें अगर हम, तो प्रोटीन्स क्या सबसे पहले अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, अमीनो एसिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर उनकी जहां रिक्वायरमेंट है वहां जाकर के अमीनो एसिड वापस से प्रोटीन बनाते हैं। ऐसा ही होता है क्या? बोलो यस और नो। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ऐसा ही होता है स्टार्च के साथ, प्रोटीन्स के साथ ऐसा ही होता है ना। हाँ। तो अब एक बात मुझे मुझे बताओ कि भाई स्टार्च को अपन ने ग्लूकोज में कन्वर्ट क्यों किया? क्या रीजन रहा होगा स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने? अपन ने बहुत सारी, भाई डाइजेशन अपना जो है ना उसमें बहुत सारी एनर्जी लग जाती है। भाई इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं भाई, अपन चबा रहे हैं पहले तो खाने को, तोड़ रहे हैं, मेस्टिकेशन कर रहे हैं, उसमें सलाइवा मिक्स हो रहा है, फिर इतने सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं, तब जाकर के वो स्टार्च जो है ग्लूकोज में चेंज हो रहा है ना। केवल स्टार्च के डाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मैंने प्रोटीन और फैट के बाद डाइजेशन की तो बात ही नहीं करी। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? आखिर रीजन क्या है ऐसा करने का? इतनी एनर्जी हम क्यों लगा रहे हैं? क्यों हम स्टार्च को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं मोनोसेक्राइड्स में? बताओ, बताओ। हाँ मुबाशरा। हाँ बोल। स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए। नहीं तो क्यों कर रहे हैं? मैं तो वही पूछ रहा हूँ, स्टार्च को तो हमने ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज में, पर क्यों? रीजन क्या है मुबाशरा? आखिर क्यों कर रहे हैं? माउथ में वो इसके पीछे रीजन मेल्टोज जो क्या है? है, हम्म। मेल्टोज जो है हम्म। एंड ग्लूकोज, मतलब मेल्टोज ग्लूकोज में हो जाए इसके लिए। नहीं नहीं, बस मैं वही पूछ रहा हूँ कि स्टार्च को हमने माल्टोज ग्लूकोज में चेंज कर दिया, लेकिन क्यों किया? रीजन क्या है? और कोई बताएगा भाई? और कोई बताएगा? रेज योर हैंड। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, क्या तुम लोग, अच्छा मेरे को हाँ ना में जवाब देते रहना, क्या तुम लोग ये चीज जानते हो स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है? इसके बारे में सुना है? स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। नहीं हिमांशु गलत है, हिमांशु गलत है आंसर। नहीं सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना। चलो मैं बता देता हूँ, देखो स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। देखो पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड की अपन बात कर लेते हैं। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ये कॉमन टर्म्स है, बार बार सुनने को मिले। वैसे तो तुम लोग ये पढ़ने वाले हो, देखो अगर हो सकता है बॉटनी वाली अगर मैम पढ़ाएंगी तो वो पढ़ाएंगी तुमको बायोमोलिक्यूल्स में, और अगर हो सकता है मुझे मिला ये टॉपिक तो मैं भी पढ़ा दूंगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स होता है एक, बायोमोलिक्यूल्स में ये सारी चीजें आती हैं। वैसे बॉटनी में कवर होता है ये टॉपिक, तो हो सकता है कि सिमी मैम ही तुमको पढ़ाएं इसके बारे में। तो अपन बात करें पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स की बात कर रहे हैं मोटे मोटे तौर पे। ठीक है। आखिरकार ये होते क्या हैं? सबसे पहले तो ये होते क्या हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो, सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है। और ये पॉली, ओलिगो और मोनो जो है वो है चेन्स। ठीक है, चेन। अगर मोनोसैकेराइड का मतलब क्या है? सिंगल चेन ऑफ शुगर, सिंगल चेन ऑफ शुगर। ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है 3 to 10 चेन्स ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड का मतलब है मल्टीपल चेन ऑफ शुगर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी? ये चीजें समझ में आई सबको? सेकेराइड्स का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब है सिंगल चेन ऑफ शुगर, ओलिगो का मतलब है 3 से लेकर 10 चेन ऑफ शुगर, पॉलीसेकेराइड्स का मतलब है मल्टीपल चेन ऑफ शुगर। है ना, 50, 100, 150 जो भी होंगी वो पॉलीसेकेराइड्स में आएंगे। क्या ये चीज समझ में आई सभी को? हाँ, पॉली मीन्स मैनी या मल्टीपल, ये चीज समझ में आई। तो देखो, मोनोसेकेराइड्स का एक एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज।
ठीक है, ग्लूकोज को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट शुगर। ग्लूकोज क्या है भाई? सिंपलेस्ट शुगर। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएंगी या जैसे जैसे चेन कम होती जाएंगी, शुगर की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्या होगा? मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर नंबर ऑफ शुगर की चेन इंक्रीज होती जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी के साथ क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कम होगी, क्या होगा? उतनी रहेगी, बताओ। कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगी तो शुगर जो है कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत है जटिल होती जाएगी, मतलब उसका डाइजेशन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, उसका डाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन जो है उतना ही, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो क्या होता है देखो, उसका एब्जॉर्प्शन जो है उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो क्या होता है, जैसे हमने अच्छा मल्टीपल चेन ऑफ पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड का एग्जांपल कोई दे सकता है मुझे? ऑलिगोसेकेराइड तुम दो, नहीं तो मैं देता हूं भाई। बताओ जल्दी से। ऑलिगोसेकेराइड का कॉमन एग्जांपल माल्टोस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माल्टोस। माल्टोस भी है, सुक्रोज भी है, सुक्रोज भी है, ये सारे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुक्रोज है, माल्टोज है, अभिषेक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, तो देखो ग्लूकोज क्या है? सबसे सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट शुगर है। ठीक है, मोनोसेकेराइड भी है और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर ग्लूकोज को बोलते हैं। अब मुझे कोई ये आंसर दे सकता है कि भाई हाँ, इसमें ग्लूकोज के अलावा फ्रक्टोज भी होता है भाई? पर फ्रक्टोज को सबसे सिंपलेस्ट शुगर नहीं बोलते हम। फ्रक्टोज भी है। ठीक है, हाँ। अब मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, ग्लूकोज को हम सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं? रीजन क्या है, ग्लूकोज को सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्यों बोला जाता है? इसका कोई रीजन देगा? ग्लूकोज को हम सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं? बोलो जल्दी से। ग्लूकोज को हम सबसे सिंपलेस्ट शुगर क्यों बोल रहे हैं? सिंगल चेन तो फ्रक्टोज में भी आज था, पर फ्रक्टोज को तो ग्लूकोज के बराबर सिंपलेस्ट शुगर नहीं बोला हमने। एग्जैक्टली, मुवासरा लैक्टोज भी होता है। ऑलिगोसैकेराइड का एग्जांपल दे रही है ना मुवासरा, लैक्टोज भी होता है, बिल्कुल सही है। हाँ, हमें बिकॉज इट इज अ स्मॉल यूनिट, तो स्मॉल यूनिट तो है उसका नहीं। देखो मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। देखो, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट, इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट शुगर और इट इज द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज को क्यों बोलते हैं? रीजन है। देखो, हम लोग कुछ भी खाएं, हम स्टार्च लें, हम माल्टोज खाएं, हम सुक्रोज की फॉर्म में शुगर को खाएं, लेकिन वो कन्वर्ट फाइनली किस में जाकर के होती है? डाइजेस्ट ग्लूकोज में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ग्लूकोज ऐसी शुगर है जो कि एब्जॉर्ब हो सकती है। बाकी इनमें से कोई भी शुगर एब्जॉर्ब नहीं होती हमारी बॉडी में। हमारे ब्लड के अंदर, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एब्जॉर्बेबल शुगर जो है वो केवल और केवल ग्लूकोज है। ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब होगा तो ग्लूकोज ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो जितनी भी शुगर की फॉर्म हम लेते हैं, चाहे हम फ्रक्टोज लें, चाहे हम माल्टोज लें, चाहे हम स्टार्च लें, चाहे हम कुछ भी लें, उन सारी शुगर की फॉर्म को कन्वर्ट किस में किया जाता है भाई? ग्लूकोज में किया जाता है। ठीक है, ये रीजन है।
इसी तरीके से हम अगर बात करें प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स को भी इसी वजह से अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है कि भाई प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड किसी में भी कन्वर्ट कर दो, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब तक उसके अमीनो एसिड नहीं बन जाएंगे तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारे ब्लड में। वो ब्लड में कब एब्जॉर्ब होगा? जब वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में चला जाएगा। उसी तरीके से कोई भी शुगर, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में कब एब्जॉर्ब होगा? जब हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए ये सब किया जाता है। अभी बात समझ में आई तुमको? अभी बात समझ में आई तुमको? हाँ, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ये भी सही बात है अभिषेक कि ग्लूकोज को फर्दर और किसी में तोड़ा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। ग्लूकोज के बाद और कोई सिंपल फॉर्म नहीं है। अगर अपन ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो देख लो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जनरेट हो जाती है। फाइनली ग्लूकोज का वही होना है। ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। ठीक है। और ग्लूकोज सॉल्यूबल होता है, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बाकी कोई शुगर नहीं होती है। ठीक, क्लियर है भाई? अभिषेक बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दो अभिषेक हैं, एक अभिषेक शर्मा है और एक अभिषेक है। अच्छा, अभिषेक शर्मा तो ठीक है। जो केवल अभिषेक जिसने लिखा हुआ है उसका पूरा नाम क्या है भाई? अभिषेक, व्हाट इज योर फुल नेम? जो दूसरा अभिषेक है जिसने केवल अभिषेक लिखा हुआ है, अभिषेक चौधरी। ओके, अभिषेक चौधरी ने ये आंसर दिया है। ठीक है, तो अच्छा आंसर दिया है, बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है। हम्म। जैसे अब मैं तुमको एक चीज बताऊं, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6। यार ये कलर कैसे चेंज हो गया? C6H12O6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। मतलब ये 6 कार्बन की चेन है। ठीक है। अगर हम इसी में अगर हम बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज डाइसैकेराइड होता है, मतलब डाई या ट्राइसैकेराइड होता है। तो और इसमें एक चेन और बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर अपन और आगे बात करें, सुक्रोज की बात करें, तो उसमें और चेन्स बढ़ जाएंगी। और आगे बात करें तो और चेन बढ़ जाएंगी। ऐसे करके चेन बढ़ती चली गई। ठीक है। ये H12O6 वगैरह हमने नहीं बनाए, इन्हीं के साथ अटैच रहते हैं कार्बन के साथ। इस तरीके से ढेर सारी चेन बढ़ती चली जाती हैं, और जब ये मल्टीपल चेन इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? स्टार्च या पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च। ठीक है। अब जब डाइजेशन में क्या होगा, इसको हम ग्लूकोज, कई सारी ग्लूकोज की, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेन है। ऐसे करके मल्टीपल एन चेन हो गई यहाँ पर, है ना? तो इसको एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ लिया जाएगा और फिर उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेंगे हम। ठीक है, ऐसा होता है इस तरीके से। तो डाइजेशन में हो क्या रहा है कि डाइजेशन में कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस जो है वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो रहे हैं, उसके बाद हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव। तो ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। तो हमने जो डाइजेशन जो हमने समझा था वो हमने स्टमक तक समझ लिया था। भाई माउथ में किसका डाइजेशन हुआ? ग्लूकोज का। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज। फिर स्टमक की बात आई तो स्टमक में जो प्रोटीन्स किसमें, प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब बात हम कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। पैनक्रिएटिक जूस में सबसे ज्यादा एंजाइम है भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम्स है उनकी एक्टिविटी क्या क्या है, देखो। अब हम बात करेंगे, जैसे माउथ के अंदर कितना परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट हुआ है? 30% डाइजेस्ट होता है स्टार्च माउथ के अंदर। बाकी के स्टार्च का क्या होगा? बाकी का स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा। उसी तरीके से 30-40% प्रोटीन जो है कहाँ डाइजेस्ट हुआ है? स्टमक में डाइजेस्ट हुआ है। बाकी का बचा हुआ प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होगा। तो देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनल पार्ट में हमको पैनक्रिएटिक जूस मिलता है। पैनक्रिएटिक जूस में एंजाइम से वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले प्रोटीन्स, है ना? जो डिओडिनल पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डिओडिनम वाला पार्ट है, उसमें जो डाइजेस्टेड फूड आया है, उस डाइजेस्टेड फूड के अंदर है क्या क्या? पहले तो अपन ये देखते हैं। तो उसके अंदर देखो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स के अलावा देखो, स्टमक में जो डाइजेस्ट हुए थे पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेस,
ये सब कहां से आए? ये सब स्टमक से आए। इन सब के ऊपर काम कौन करेगा भाई? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन, ठीक है, और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये सारे एंजाइम इसके ऊपर काम करेंगे और ये फाइनली इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे भाई? इन सब चीजों को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स क्या है भाई? भाई दो पेप्टाइड आपस में जुड़ जाएं, जैसे दो शुगर आपस में जुड़ जाएं तो डाइसैकेराइड हो जाती है, उसी तरीके से दो पेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएं तो वो क्या बन जाती हैं? डाइपेप्टाइड्स बन जाती हैं। ठीक है, पेप्टाइड किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड इकट्ठे होकर के पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड चेन आपस में मिलकर के पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बनाती हैं, पेप्टोन्स बनाती हैं। पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? देखो मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो हाँ ना करते रहो बस। बोलो, यहां तक चीजें समझ में आई? सभी को समझ में आई भाई? ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक, अब अपने पास क्या था भाई? भाई स्टार्च था। एक मिनट, स्टार्च भी था अपने पास। भाई माउथ के अंदर कितना परसेंट स्टार्च आ जाएगा? केवल 30%। बाकी का 70% स्टार्च तो अभी बचा हुआ है ना अपने पास। 70% स्टार्च हो गया। स्टार्च के साथ साथ अपने पास और क्या था भाई? और क्या था? माल्टोज और दूसरे ओलिगोसैकेराइड्स भी थे। इन पे किसका एक्शन होगा भाई? इन पे किसका होगा? पैनक्रिएटिक अमाइलेज। और ये क्या करेंगे? इस सबको डाइसैकेराइड में तोड़ देंगे। इन सबको किस में तोड़ देंगे भाई? डाइसैकेराइड्स में तोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया भाई यहां तक? ठीक है, उसके अलावा और क्या था भाई? पैनक्रियास से फैट्स। फैट्स पे किसका एक्शन होगा? लाइपेज का। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मोनोग्लिसराइड्स में। किस में कन्वर्ट कर दिया भाई? मोनोग्लिसराइड्स में। देखो फैट का डाइजेशन कैसे होता है भाई? फैट होते हैं, फैट को पहले पॉलीग्लिसराइड्स में तोड़ा जाता है। मतलब ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसराइड भी एक कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल होता है भाई, है ना, एक कार्बन कंपाउंड होता है ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीग्लिसराइड्स। पॉलीग्लिसराइड से मिलकर के बनते हैं अपने फैट्स। तो फैट का डाइजेशन भी उसे ऐसे होगा। फैट क्या पहले चेंज होते हैं भाई पॉलीग्लिसराइड में, पॉलीग्लिसराइड चेंज होगा डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड से बनेगा मोनोग्लिसराइड। इस तरीके से फैट का डाइजेशन होता है। समझ में आ रही हैं बातें सबको? यहां तक समझ में आया है सबको? से यस और नो। इसके बाद मैं तुमको वो भी दे दूंगा। इसके बाद मैं तुमको चार्ट भी बता दूंगा। आया यहां तक समझ में? इसके बाद देखो, इसके बाद आगे का डाइजेशन अभी भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चल रहा है। अभी भी आगे का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चल रहा है। अब क्या होगा कि भाई सक्कस एंटेरिकस रोल में आएगा। बताओ भाई सक्कस एंटेरिकस कहां पे सीक्रेट होता है और कौन सीक्रेट करता है सक्कस एंटेरिकस को? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से। सक्कस एंटेरिकस कहां से सीक्रेट होता है भाई? सेजल कल तू दोबारा जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो तू आई क्यों नहीं भाई? मैं क्वेश्चन डिस्कस करा रहा था तो तू आई क्यों नहीं वापस सेजल? और तेरी आंसर शीट से डिस्कस करा रहा था भाई। जिसकी आंसर शीट यहाँ डिस्कस हो ना, वो जरूर रहा करो, वो उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट टाइम से मैं केवल उसी बच्चे को की आंसर शीट डिस्कस करूंगा जो दोनों लेक्चर में प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जयेश।
दीपाली बिल्कुल सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लिवर कौन से, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन से सीक्रेट होता है, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स डिस्कस करने हैं हमको। ठीक है, सक्कस एंटेरिकस के हमको एंजाइम डिस्कस करते हैं। देखो सक्कस एंटेरिकस में, अब देखो हमने सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं सेजल, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जिस बच्चे की आंसर शीट यहाँ पर लेकर के मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, मैं रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जिनकी आंसर शीट डिस्कस हो रही है वो नेक्स्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। इसलिए हमेशा डिस्कशन में प्रेजेंट रहो। आज भी बोल रहा हूँ कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना, हो सकता है आज एब्जॉर्प्शन तक कंप्लीट हो जाए, तो नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट रहना। 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक होगा, और फिर मैं वापस से 40 मिनट के लिए लेक्चर शुरू करूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन में सीक्रेट होता है, बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं। अब हमको एंजाइम्स डिस्कस करने हैं। तो देखो सबसे पहला एंजाइम, देखो अब क्या होगा, एक चीज ध्यान रखना कि पैनक्रिएटिक जूस ने, डियोडिनम में पैनक्रिएटिक जूस में जो एंजाइम थे, उन एंजाइम ने क्या किया, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जो भी हमारा फूड मटेरियल था उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, माउथ में जितना डाइजेशन होना था उतना हुआ, स्टमक में जितना डाइजेशन होना था उतना हुआ। माउथ और स्टमक से जो फूड मटेरियल आया वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में। डियोडिनम पार्ट पे, डियोडिनम पार्ट में क्या हुआ, डियोडिनम पार्ट में पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट हुआ, और पैनक्रिएटिक जूस ने उसको, जो जितना डाइजेशन हो गया था उसको आगे बढ़ाया और उसको और सिंपल कर दिया, और भी ज्यादा उसको क्या कर दिया भाई, सिंपल कर दिया। हाँ माल्टेज, आइसो माल्टेज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी बता रहे हैं सिंपल कर दिया। अब जो फूड सिंपल फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब उसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना, उसको द सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के आना है। वो काम कौन करेगा, सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट एंजाइम काम करेंगे। अच्छा, सक्कस एंटेरिकस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखो सक्कस एंटेरिकस में एक तो होगा डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज ये एंजाइम करेगा क्या, डाइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज करेगा क्या भाई, डाइपेप्टाइडेज बताओ। देखो पैनक्रियाज में जो एंजाइम थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, उनने क्या किया था, सारे के सारे जो प्रोटीन, प्रोटियोजेज और पेप्टॉन्स थे उनको किसमें कन्वर्ट किया था, डाइपेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। अब उन डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है, तो अमीनो एसिड में कौन करेगा भाई, डाइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइड्स है यहाँ पे, डाइपेप्टाइड्स पे डाइपेप्टाइडेज एंजाइम काम करेगा, और उन सबको किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड्स में। समझ में आया, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एंजाइम, अपने पास माल्टोज है भाई, डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गई सारी शुगर, सारी शुगर जितनी भी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, डाइसैकेराइड्स में भाई। पैनक्रेटिक अमाइलेज ने क्या किया, जितनी भी शुगर थी सबको डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। डाइसैकेराइड, माल्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है भाई माल्टोज। तो माल्टोज है ना, माल्टोज है, अपने पास माल्टोज आया भाई, माल्टोज में कन्वर्ट हो गई थी ना। माल्टोज के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, माल्टेज। और ये क्या करेगा, माल्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। भाई ये डाइसैकेराइड होता है, दो चेन से मिलकर के बना हुआ है, दो ग्लूकोज चेन से मिलकर के बना हुआ है। तो माल्टेज ने क्या किया, इसको दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर दिया। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीन, ये जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल है। इनसे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, इनको फर्दर और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। तीसरा देखते हैं भाई, अपने पास लैक्टोज भी होता है। लैक्टोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड है, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बनता है भाई ये, है ना। लैक्टोज क्या, ओलिगोसैकेराइड है। तो लैक्टोज पे एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेज। ये क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज
प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये और ये इंपॉर्टेंट है। भाई माल्टेज तो क्या कर रहा है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि लैक्टोज क्या करता है भाई, लैक्टेज क्या करता है। लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये चीजें याद रखने वाली बात है कि भाई ये दो प्रोडक्ट अलग अलग हैं, एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत अपने पास सुक्रोज, सुक्रोज भी बचा हुआ है भाई। भाई सुक्रोज भी बचा हुआ है, तो सुक्रोज को ये क्या करेगा, सुक्रोज पे एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है सुक्रेज। ये क्या करेगा, सुक्रोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इस तरीके से काम करते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर भाई जैसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं भाई, डाइपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स के बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं भाई। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब डीएनए आरएनए। इनके ऊपर कौन काम करेगा भाई, न्यूक्लियोटाइडेज। वो इसको क्या करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेगा। न्यूक्लियोसाइड्स पे काम करेगा न्यूक्लियोसाइडेज। वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा भाई, शुगर और नाइट्रोजन बेस में। माल्टेज आइसोमाल्टेज, देख एक चीज बताता हूं तुमको, आइसोमाल्टेज जो है ना वो आइसोमर बनाता है। माल्टोज का आइसोमर बनाता है, उसका बहुत ज्यादा कोई फंक्शन नहीं है। सक्कस एंजाइम, ये सारे सक्कस एंटेरिकस के ही एंजाइम चल रहे हैं। प्रोटीन, ये मुबाशरा, ये प्रोटीन क्या बोल रही है मैं समझा नहीं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम तो ये सारे हैं ही। ये देख, डाइपेप्टाइडेज ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और नाइट्रोजन बेस में। देखो एक चीज बताऊं तुमको, जैसे जैसे ये डाइजेशन हो रहा है, अगर इसका रिवर्सल कर दें तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनेंगे, शुगर और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, हाँ न्यूक्लियोसाइड्स किससे बनेंगे, शुगर और नाइट्रोजन बेस से। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स जो है, न्यूक्लियोसाइड के साथ जैसे फॉस्फेट और कुछ अदर चीजें जुड़ जाएंगी तो उससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या बनाते हैं भाई, डीएनए और आरएनए बनाते हैं। तो ये सब क्या है, डीएनए आरएनए की फॉर्म है। ठीक है, ये सब क्या है, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, डीएनए आरएनए की फॉर्म है। तो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड को शुगर और नाइट्रोजन बेसिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक चीज और बची है यहाँ पे अपनी, अपन ने एक चीज और डिस्कस की थी कि मोनोग्लिसराइड है, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड है। ये किसकी फॉर्म है, फैट की सिंपलर फॉर्म है। इनको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो कौन सा एंजाइम काम करेगा इन पे, वापस से लाइपेज काम करेगा इन पे। सक्कस एंटेरिकस में भी एक लाइपेज सीक्रेट होता है, वो काम करेगा। वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसी भी शुगर का, किसी भी कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है डाइजेशन के बाद, अमीनो एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड्स की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है डाइजेशन के बाद, शुगर और नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, फैट्स की डाइजेशन के बाद सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है भाई, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। ठीक, ये सब अपनी अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं, ये सारी क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सब।
ये सब क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। अब जैसे इनमें से जैसे गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज नहीं एब्जॉर्ब होता आपने, तो गैलेक्टोज के साथ कुछ और किया जाएगा भाई। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज नहीं एब्जॉर्ब होता, तो फ्रक्टोज को भाई आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इनको फाइनली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेंगे अपन, अगर एब्जॉर्ब करना है बॉडी में। तो गैलेक्टोज एब्जॉर्ब नहीं होगा भाई, फ्रक्टोज भी एब्जॉर्ब नहीं होता अपनी बॉडी में। ठीक है, तो इनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इनका क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। तो एब्जॉर्प्शन तो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब मैं तुमको इसका एक चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो इसका एक चार्ट दिखा देता हूँ मैं तुमको। ये देखो, ये मैं तुमको अलग से भेजूंगा ग्रुप में। ये देखना, एंजाइम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। मतलब एंजाइम कौन सा, किस सबस्ट्रेट पे, मतलब किस चीज पे काम कर रहा है भाई। जैसे स्टार्च पे काम कर रहा है, प्रोटीन पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, वो सबस्ट्रेट का नाम। और प्रोडक्ट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो एंजाइम की एक्टिविटी से फाइनली क्या बन रहा है, ये सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है। देखो 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, सारे बच्चे रिज्वाइन करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अभी मेरे साथ यहाँ 22 बच्चे जुड़े हुए हैं, सबके सब रिज्वाइन करेंगे। एक एक गायब हो गया, पहले एक और था। ठीक है, तो देखो आगे, स्लाइड नहीं दिख रही, 1 मिनट। दिख रहा है अभी, से यस और नो, ये चीज दिख रही है क्या?